हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सीओडो फोर्स। ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का ये है पार्ट। तो सीओडो फोर्स का जो रिक्वेस्ट मिला है उसी तौर पे मैं आज सीओडो फोर्स का डिस्कशन करूंगा। सीओडो फोर्स को जानने के लिए आपको दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है रिलेटिव एक्सीलरेशन को कैसे देखेंगे, रिलेटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो हम सभी जानते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो देखो, अब न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है F इक्वल्स टू एम ए। एफ क्या है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, या किसी भी बॉडी अगर मूव कर रहा है उसमें नेट फोर्स। और दूसरा रिलेटिव एक्सीलरेशन का कैसे बोलेंगे? देखो, आप अगर एक्सीलरेशन ऑब्जर्व करो या फिर वेलोसिटी में भी, रिलेटिव वेलोसिटी में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होते हैं। किसी बॉडी के एक्सीलरेशन किसी और बॉडी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फाइन। तो इसको वेलोसिटी के लिए भी हम लिख सकते हैं, वेक्टर्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली। तो अभी ये ए और बी किसके रेस्पेक्ट में लिया? कुछ भी हो सकता है, कोई भी तीसरा फ्रेम हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे, लेकिन वो ए और मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी दोनों को ही सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखना होगा। बस यही है कैच। हम ग्राउंड से भी देख सकते हैं या कोई ट्रेन से भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए सेम फ्रेम होगा। ठीक है। अब चलो, सीओडो फोर्स की ज़रूरत क्यों हुई? देखो, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा जिसमें एफ इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड लॉ भी हमने सीखा। अब देखो, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, याद रखना, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किसी भी फ्रेम में एप्लीकेबल है। लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो सिर्फ न्यूटन का फ्रेम में ही एप्लीकेबल है। सर, न्यूटन का फ्रेम ये क्या होता है? इसमें इसको हम फ्रेम्स को हम दो नाम से जानते हैं। एक है आपका इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सर, तो हम देखा जाता है फिजिक्स में जस्ट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। नाम मैं बता देता हूँ, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि जो आदमी रेस्ट पर है, मतलब सीधा कोई एकदम रेस्ट पर है, वो अगर न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करेगा, मान लीजिए एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करेगा, तो जैसा आंसर वो उसे मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा हो, दूसरा कोई आदमी जो कि किसी व्हीकल पे या गाड़ी पे बैठकर एक्सीलरेट कर रहा है या फिर दौड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब वो एक ऐसी फ्रेम में है जो एक्सीलरेट कर रहा है, तब वो जब F इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करेगा तब वो सही आंसर नहीं देगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं उस टाइप ऑफ फ्रेम्स को। कौन से फ्रेम्स? जो भी फ्रेम रेस्ट पे नहीं है एंड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा नहीं रहा है, मतलब फ्रेम में एक्सीलरेशन आया, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और जो गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है वो मतलब जिस फ्रेम में न्यूटन्स का सेकंड लॉ वैलिड हो जाता है। मैंने क्या बोला था? थर्ड लॉ कोई भी फ्रेम में वैलिड है, लेकिन सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में ही वैलिड है। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम्स में ही। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जो फ्रेम या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है। ओके। तो अब देखते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो ज़्यादा फील आएगा। ठीक है। चीज़ों को फील करना ही फिजिक्स है, बाकी तो सब मैथ्स। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है जो कि सीधे सीधे ग्राउंड पर है, और ग्राउंड पर ही एक कार, कार को हम ब्लू से बनाते हैं। ठीक है। हम मान लेते हैं कि 2 kg का है, एक पहिया लगा देते हैं। अब इसको अगर कोई 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये ग्राउंड वाला बोलेगा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है,
हमें पता है F इक्वल्स टू एम ए, तो बोलो एक्सिलरेशन क्या होगा, एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी हमारा हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं कि बॉडी, ठीक है। एक्सिलरेशन हमारा हो जाएगा, एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी हो जाएगा सिंपली फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टीचर ने बोला बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अब एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कहाँ पे था, वो एक मान लो एक कार पे था, करके एक कार है। तो उस कार पर है दूसरा ऑब्जर्वर, दूसरा बच्चा, ठीक है। अब ये कार जो है 1 मीटर पर, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बना रहा हूं मैं, वो इनर्शियल हो गया तो क्योंकि ग्राउंड पे था। अब इस कार का एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने बोल दिया कि कार एक्सीलरेट कर रहा है सीधा। अब ये बच्चे का एक्सीलरेशन जो कार पे है उसका भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब उसको भी सेम क्वेश्चन डाला गया है, तो बोलो तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसका हमारा एक्सीलरेशन कितना आया था, हमारा नहीं, वो ग्राउंड वाले बच्चे का एक्सीलरेशन आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कार वाले बच्चे को बोला है, बोलो तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या है, तो उसने बोला कि क्यों करे न्यूटन लॉ अप्लाई, मेरे पास तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला, रिलेटिव एक्सीलरेशन वाला, रिलेटिव वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ही, और दोनों ही मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आसानी से निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं कार वाला सी। अब ये एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू कार वाला, ये तो ग्राउंड वाला था ना, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला। तो अब कार वाला निकाल रहा है एक्सीलरेशन किसका, बॉडी का, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, कार वाले का, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू कार वाला, सीधे सीधे वो लिख देगा, मुझे तो पता ही है, ग्राउंड कर देता हूँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं दोनों का देख लेता हूँ। तो वो बोले देखो, बॉडी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरे पास है 2, और बॉडी का, अब कार का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है 1, तो उसने बोला ठीक है मैं लिखता हूँ -1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला नहीं नहीं, हम तो न्यूटन वाला लॉ सीख रहे हैं, तुम F इक्वल्स टू एम ए यूज़ करके करो। तो बोला ठीक है मैं F इक्वल्स टू एम ए यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने बोला ये बॉडी है, मतलब कार वाले ने बोला, तो उसका 2 kg मास, उसमें 4 न्यूटन का फोर्स, तो उसने एक्सीलरेशन वैसा ही निकाल दिया जैसे ग्राउंड वाला निकाला था, 4/2, उसका आया 2। तो ये बोला अरे कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ यहाँ पे फ्रेम का है, वो एक गलत फ्रेम में है जहाँ पे वो F इक्वल्स टू एम ए निकाल रहा है, तो उसी कैलकुलेशन में एरर आ रहा है ना, सीधा सीधा देखो एक्सेलेरेशन 1 आ रहा है कार के रेस्पेक्ट में, 2 आ रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो कार वाले को ये पता नहीं है कि F इक्वल्स टू एम ए कैसे यूज करे, ठीक है। तो F इक्वल्स टू एम ए ये इनवैलिड हो जा रहा है, क्योंकि ये फ्रेम हमारा जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम है, आना तो 1 ही चाहिए था इसके लिए भी, मतलब इसमें कुछ एरर्स है ड्यू टू रॉन्ग फ्रेम, वो गलत फ्रेम में है, ठीक है। इसलिए एक अलग फ्रेम में है, गलत नहीं अलग फ्रेम में है, इसलिए इसमें कुछ कैलकुलेशन में एरर हो चुका है। अब इसी को ठीक करने के लिए कॉन्सेप्ट जो आया है वो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो हम पहले थोड़ा देख लेते हैं कि स्यूडो फोर्स बोलता क्या क्या है, क्या इसको कैसे अप्लाई करें, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होता है, किस किस लिए आया, न्यूटन सेकंड लॉ को ठीक करने के लिए, कहाँ पे, एक्सीलरेटेड फ्रेम्स में, ठीक है। अब बोलता है कि मैग्नीट्यूड जो है सीओडो फोर्स का, वो सीधा सीधा मास ऑफ द बॉडी करोगे,
आप मास ऑफ द बॉडी करोगे, कौन सी बॉडी, जिसका भी एक्सेलरेशन निकाल, इस हम इस कार्ट का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो इसका मास होगा 2 kg। तो मास ऑफ द बॉडी करोगे, साथ में मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम जो भी निकालने जा रहा है। फ्रेम कौन है यहाँ पे, ये कार वाला निकालने जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में निकालेगा। तो कार वाला निकाल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द, तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मैग्नीट्यूड क्या आता है, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन सर, डायरेक्शन सर आपके एक्चुअल फोर्स के ऑपोजिट में आएगा। एक्चुअल रियल जो फोर्स है, ठीक है, एक्चुअली फोर्स कहाँ था, 4 न्यूटन टुवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन इधर। तो सीओडो फोर्स आना चाहिए एक्चुअल फोर्स के, एक्चुअल नेट फोर्स के ऑपोजिट में, एक्चुअल नेट फोर्स के ऑपोजिट में, ध्यान रखना, एक्चुअल नेट फोर्स के ऑपोजिट में। ठीक, तो देखते हैं अब। ये कार वाला बोल रहे हैं हाँ मैं तो सीख चुका हूँ सीओडो फोर्स, अब करके देता हूँ ठीक से सर जी। तो वो करने निकला है, वो बोल रहा है ठीक है 4 न्यूटन वाला फोर्स लगा है 2 kg में, तो 2 kg तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो एक्सीलरेटेड फ्रेम हूँ, तो क्या बोलेगा, तो इस 2 kg का जो सीओडो फोर्स था मेरे रेस्पेक्ट में वो कहा गया। तो सीओडो फोर्स उसने निकाला मास ऑफ द बॉडी, बोला एफ सीओडो निकालेगा, एफ पी से लिखते हैं। वो बोला मास ऑफ द बॉडी कितना है, मास ऑफ द बॉडी बोला है 2 kg, और एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो उसके पास सीओडो फोर्स आ गया 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन का सीओडो फोर्स आ गया, तो वो अब बोल रहा है देखो अब करते हैं एफ इक्वल्स टू एम, अब करते हैं एफ इक्वल्स टू एम। तो वो अब कर रहा है, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, एफ इक्वल्स टू, तो बोला है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए होगा। अब एफ नेट क्या है 4 - 2, 4 - 2 इक्वल्स टू मास कितना है 2 बॉडी का इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू कार वाला इक्वल्स टू 4 - 2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ सर, 1 तो था, 1 ही तो था इसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी से हमने, रिलेटिव एक्सेलरेशन से हमने वेरीफाई किया था, निकाला था, अब हो गया। सर सेम आंसर आ रहा है, मेरे फ्रेम से भी सही आंसर आ रहा है, कब आया, सीओडो फोर्स लगाने के बाद। तो जब भी हम मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे, हम अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक सीओडो फोर्स आ जाएगा। सीओडो फोर्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, हमें एक करेक्शन टर्म इंक्लूड करना पड़ रहा है मैथमेटिकली। ठीक है, जो इस न्यूटन वाले लॉ को करेक्ट कर दे रहा है डिफरेंट फ्रेम्स पे, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ तो ओनली इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड है। तो उसी वजह से हम एक जस्ट करेक्शन लाए हैं कि एक्चुअल फोर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड सर होगा बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो चलो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं कि एग्जांपल जो कि सीओडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और हमें फील दिलाएगा कि कैसे हम फिजिक्स में प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक साधारण सा क्वेश्चंस लेते हैं, एक कॉमन सा जो प्रीवियस ईयर्स वगैरह में भी काफ़ी आ चुका है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसमें एक 4 kg मान लेते हैं, 4 kg वाला ब्लॉक है, और इसी के साइड में एक हमने ऐसे ही सस्पेंड, मतलब ऐसे ही रख दिया, मतलब कोई ऐसे गम वगैरह लगे चिपका नहीं दिया है, बस ऐसे ही है, हेल्ड है, जो कि 2 kg वाला ब्लॉक है। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, हम फ्रिक्शन का भी कुछ वैल्यू दे देते हैं, बोलते हैं कि फ्रिक्शन है 0.2।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये 2 kg को छोड़ देंगे तो इसके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है? नहीं है। नॉर्मल फोर्स नहीं है तो ब्लॉक सीधा, फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन भी जीरो है, सिंपली ये रेस्ट में सीधा नीचे mg से गिर जाएगा, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाओगे तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा? 2 kg वाला ब्लॉक। अब फोर्स लगा के देखो, हम कुछ करके देखते हैं, देखो। आप हम प्रैक्टिकल में भी, लाइफ में भी देखते हैं। कुछ लेके दिखा ही देता हूँ। मेरे पास एक कागज है और क्या लूँ? अच्छा, ऐसे करते हैं। सपोज यहाँ पे एक टॉवल है, कुछ हाथ के सामने है भी नहीं, ये पे टॉवल है, इसमें कागज है, कागज को हम मान रहे हैं ब्लॉक। तो ये छोड़ देंगे तो सीधा गिर रहा है, देखो देखो देखो, गिर रहा है ना। तो अब हम क्या कोशिश करेंगे कि ये हमारा 4 kg का ब्लॉक है, ये ब्लू कलर का, तो इसको हम मोशन देंगे। मोशन आप देखो सीधा क्या होता है, देखो देखो, देख रहे हो ना? गिर तो रहा है, लेकिन ज्यादा स्पीड देंगे तो और नहीं गिरेगा। ज्यादा स्पीड देंगे तो और अब नहीं गिरा, सीधा रख दो गिर रहा है, ठीक है। सीधा रख दो गिर रहा। तो ये क्वेश्चन यही है, सर ये क्यों था स्टेबल, क्यों था? यहाँ पे आप बोलोगे सर हवा धकेल रहा था कागज को। अच्छा, जो भी हो, हवा धकेल रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो कि इस टॉवल को हवा नहीं है, मान लो हवा नहीं है, तो भी क्या कोई धकेल रहा था इसको? अच्छा, अगर कोई मान लो यहाँ पे हवा धकेल रहा है, मान लेते हैं, अगर हवा धकेल रहा है तो ऐसे क्यों है? क्योंकि इसमें जो धक्का मुक्की हो रहा है ना, इसके वजह से नॉर्मल फोर्स आ गया। अब नॉर्मल फोर्स आता है तो फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये जो धक्का इधर लगेगा वही नॉर्मल के तौर पे वापस आएगा। तो अब इसमें मान लो हवा अगर नहीं भी हो और हम इसको एक्सिलरेट कर दे तो सीओडो फोर्स आना है, क्योंकि फ्रेम अब एक्सिलरेटेड है। तो सीओडो फोर्स एक्चुअल फोर्स के ऑपोजिट में लगेगा, एक्चुअल फोर्स के ऑपोजिट में लगेगा। तो एक्चुअल फोर्स के ऑपोजिट में लगेगा तो क्या होगा? वहां पे धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आएगा तो फ्रिक्शन आएगा। अब एक बार फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन इसको गिरने से रोकेगा, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी इतना फोर्स लगाना है, इतना एक्सीलरेशन देना है ताकि एम ए जो है, एम ए मास ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। एम ए उल्टी तरफ लगेगा और एक्सीलरेशन पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा, और वो हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली नॉर्मल फोर्स के बराबर। नॉर्मल देगा एम ए। अब ये नॉर्मल यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा म्यू इंटू एन पे। एन का वैल्यू हम लिख दिया एम ए। अब मान लो कि अगर हम फोर्स ज़्यादा डालेंगे तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन का अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। अब 2 kg डाउनवर्ड कितने फोर्स से खींचेगा? 20 न्यूटन। अब ऊपर इसको रोकने के लिए कौन आ सकता है? फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शन, अब देखो आप, देखो एम ए कितना हो गया? 20। तो हमारा यहाँ पे हो गया म्यू इंटू 20। अब देखो इस पूरे सिस्टम में अगर एफ फोर्स लगाया जाए तो हमें पूछ रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स देना होगा ताकि यह 2 kg का ब्लॉक ना गिरे, मतलब यहाँ पे ही स्टेबल रहे, स्टेशनरी रहे। तो हम बोलेंगे, तो मान लेते हैं कि हम एफ फोर्स दे रहे हैं मिनिमम, मैक्सिमम तो लिमिट ही नहीं, जितना जोर से चलोगे वो रह जाएगा। तो कैसे मिनिमम का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी बता दो। अब बोलेगा अगर फोर्स देंगे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? सीधा फोर्स बाय टोटल मास जो है 6 kg, है ना? हाँ। अब देखो हमारा सीओडो फोर्स क्या हो जाएगा, जो एम में हमने लिख रखा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो सीओडो फोर्स हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है? F/6। तो सीधा सीधा F/3, ठीक है। अब ये सीओडो फोर्स ही ना, हम यहाँ पे एम एन 20 नहीं लिखेंगे, सॉरी,
इधर से लेते हैं, वो तो मैंने पहले ही ऐसे लिख दिया। तो F/3 जो CO2 फोर्स है वही हमें क्रिएट करेगा क्या, ये आ गया F/3, यही हमें देगा नॉर्मल फोर्स। इतना धक्का लगा तो इतना धक्का वापस, न्यूटन थर्ड लॉ किसी भी फ्रेम में वैलिड। तो म्यू इंटू F/3, म्यू का वैल्यू रख देते हैं 0.2 है ना, तो 2F बाई हमारा 0.2 मतलब 1/5, F/15, ठीक है। F/15 आ रहा है, ये है फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू सर, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन F/15 आ गया। तो अब देखो हमारे हाथ में क्या है, क्या दे सकते हैं, F, ठीक है, F इतना न्यूटन। अगर हम F को 1 न्यूटन देते हैं तो फ्रिक्शन आ गया 1/15 न्यूटन, कितना, लेकिन रोकने के लिए जरूरत कितना है, 20 न्यूटन, क्योंकि नीचे 20 न्यूटन से खींच रहा है, 2 × 10 mg, ठीक है। तो 1/15 से तो नहीं होगा, कितना लगा, हम अगर 15 न्यूटन भी फोर्स देंगे तो आएगा 15/15, 15 न्यूटन हमने फोर्स लगा दी, मान लो हमारे हाथ में है, फोर्स कितना देंगे, तो फिर भी आ रहा है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन 20 को कैसे करेगा, तो आप बोलोगे कि 1 न्यूटन का 20 टाइम्स कर दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 15 × 20 लगा दो, फिर क्या आता है, 20 आ जा रहा है। अब स्टेबल रह सकता है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 20 तक एक्सटेंड हो चुका है। हम इसको 30 पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 40 पे भी, 20 हटा के 30, 30 हटा के 40, 50, कुछ भी एक्सटेंड कर सकते। हम इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर 100 भी कर देंगे ना तो भी ये नहीं गिरेगा ना, इसको जरूरत है 20 का, तो हम 100 देंगे तो ये 20 ही लेगा सिर्फ। तो मतलब मैक्सिमम फोर्स का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम फोर्स का लिमिट है। तो मिनिमम फोर्स का लिमिट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 20 लगाओ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एटलीस्ट 20 होना चाहिए, नहीं तो 15/15 तो एक है, 15 न्यूटन से काम नहीं चल रहा है, 15 का 20 टाइम्स फोर्स देना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। 20 न्यूटन हमारा बैलेंस हो रहा है, तो मतलब कितना, 15 × 2 300 न्यूटन आ रहा है, यहाँ से समझ रहे हो ना। अब इसको इक्वेशन में कैसे करते हैं, हम बोलेंगे देखो ये जो एफ मैक्स है वो किसको इक्वेट करने के लिए जरूरी होगा, किसको इक्वेट, उस mg को जो इसको नीचे खींच रहा है 20 न्यूटन। तो एफ मैक्स हमारा आ गया F/15 और यह है 20, तो यहाँ से सीधा सीधा मिनिमम फोर्स इक्वल्स टू 300 न्यूटन, एटलीस्ट 300 न्यूटन लगा देंगे तो ब्लॉक नहीं नीचे गिरेगा। साउथ इंडियन मूवीज में देख रहे हो ना, ट्रक चला रहा है ऐसे, ट्रक के सामने आके गिरा किसी ने, कोई गुंडा मवाली ऐसे ट्रक के सामने गिरता है और हीरो ट्रक चला के सीधा ले जाता है, तो वो ऐसे कांच के सामने ऐसे सीधा सस्पेंडेड रहता है। फिर ट्रक में ब्रेक लगाया तो हीरो गिरा नीचे, हीरो नहीं, मवाली गिरा नीचे, गुंडा, ठीक। तो ऐसे ही सीओडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट है, हमें हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, ठीक है, बहुत आसान कर देती हैं चीज़ों को। हम एक्सीलरेट ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। और आगे बोले, आगे कुछ बोलूँ तो ये जो हमारा लाइफ है इसमें हर किसी का, आपका स्टूडेंट लाइफ है, हमें हमेशा सीओडो फोर्स से अलर्ट रहना पड़ेगा। देखो सीओडो फोर्स कब आता है, आप सीओडो फोर्सेस आर लाइक कॉन्स्टेंट्स, लाइक बाधाएं है जीवन में, कब आता है बाधाएं, सीओडो फोर्स कब आता है, जब कोई बॉडी एक्सिलरेट कर रहा हो, एक्सिलरेटेड फ्रेम में हो, मतलब आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, जो सीओडो फोर्स कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में लगता है, ओरिजिनल फोर्स के ऑपोजिट, मतलब उसको आगे नहीं जाने देता, पीछे खींचता है हमेशा। इसी तरह आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक पीपल है, आपके आसपास टॉक्सिक फ्रेंड्स, जो भी टॉक्सिक हो, आपको डिमोटिवेट करता हो हमेशा, वो सभी आपके लाइफ के सीओडो फोर्सेस है। अब डिमोटिवेट किसको किया जाता है, जो लाइफ में कुछ करने चाह रहा है, हमेशा कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है, जो दिखता है तो उसको लोग डिमोटिवेट करते हैं। तो सीओडो फोर्सेस आपके लाइफ में है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि यू आर इन एक्सिलरेटेड फ्रेम, ठीक है,
बहुत सही जा रहे हो। आप उन सभी सीओडो फोर्सेस को इग्नोर करके आपके लाइफ में आगे बढ़ो, तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और चलो, ऐसे ही तो जीवन में सीओडो फोर्स तो होंगे ही, हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन आपको इसमें टिका रहना होगा। आप इस सीओडो फोर्स में अगर टिका नहीं रहा ना, पीछे गिरा देगा, पीछे ही तो गिराता है सीओडो फोर्स। ठीक है। तो सारे सीओडो फोर्सेस से अपने आप को बचाइए, और फिजिक्स का मजा ऐसे ही लेते रहिए। आगे चल के हम और टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।